जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, आज इस गवर्नमेंट में जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, इसमें करीबन 780 हत्याएं ब्राह्मणों की हो चुकी है और इन हत्याओं से ब्राह्मण समाज बड़ा दुखद है। और इसी इन घटनाओं को लेकर न मोदी ने या योगी ने न इनकी सरकार के किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई अपनी टिप्पणी नहीं। आजाद समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व है नहीं। वो आजाद समाज पार्टी बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ा होकर के अगर ये बात कहे कि चंद्रशेखर आजाद को आप कैसे देखते हैं, तो हम सिर्फ ऐसे देखते हैं कि वो यहाँ पर दलित वोट को तोड़ने के लिए किसी दूसरी पार्टियों का किया गया लॉन्च प्रोडक्ट है। वे लोग जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, बेशक हमारी पार्टी को वोट ना दें, लेकिन तारीफ करते हैं बहन जी की, कि शासन बहन जी का बढ़िया था। तो हमारी चुनाव यात्रा यूपी के अलग अलग इलाकों में लोगों के सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रही है और हम तमाम यूपी के जिलों से होते हुए वेस्टर्न यूपी में पहुंच चुके हैं और वेस्टर्न यूपी का क्या मूड है 2022 में लेकर किसकी सरकार को लोग देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी, लोग क्या सोचते हैं उसको लेकर हम निकले हैं। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक क्षेत्रीय कार्यालय है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चुनावी माहौल है। तो मैं ये इनसे जानना चाहूंगा कि चुनाव की इनकी तैयारी कैसी है। बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी, उसको किस तरह की मजबूती यहाँ इस इलाके में मिली है, उस पर हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, नाम बताइए जरा। मेरा नाम बबलू कौशिक है और मैं यहाँ बसपा का जिले का कार्यालय जिला कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके पास में है, तो चुनाव में बहुत पैसा लगता है, तो पैसे की भी देखरेख आपकी रहती है, खर्चा वर्चा कैसा होता है? नहीं, वो तो कैंडिडेट अपने आप जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम खर्चा करते हैं। आप पार्टी का कोष देखते हैं? पार्टी का। तो कैसी तैयारी है इधर आप? बहुत अच्छी तैयारी है। जो हमारा जो संगठन का काम चल रहा था, बूथ का, सेक्टर का, हम लोग सभी बना गए, तैयार हैं बिल्कुल भिड़ने के लिए, मैदान में आने के लिए तैयार हैं। अभी कैंडिडेट जैसे ही डिक्लेयर होगा, जैसे ही होगा, हम लोग तो वैसे ही अपने संगठन पे बूथ पे काम कर ही रहे हैं। अब जैसे ही हमारा कैंडिडेट और डिक्लेयर हो जाएंगे तो आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी जैसे आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं बीएसपी के यहाँ पर कई तरह के, तो मैं अमूमन यूपी में सब जगह घूमा हूँ, तो बहुत ज्यादा प्रचार आप लोग नहीं कर रहे हैं। प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? पोस्टर, बैनर, ये सब जो आज चुनावी माहौल बना हुआ है उसमें आप लोग थोड़ा पीछे हैं। नहीं, पीछे कहाँ। देखिए, प्रचार जैसे आप आगे जाओगे, होर्डिंग पोस्टर आपको तमाम मिलेंगे। अभी आप यहाँ से आपने एंट्री करी है जिला बागपत में, जाओगे ककड़ीपुर तक आपको होर्डिंग पोस्टर बैनर सब जगह मिलेंगे। बाबा साहब का जो 66वां परिनिर्वाण दिवस था, ये धूमधाम से अभी मनाया गया। हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सब लोग यहाँ थे। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ही हमारी सभा समाप्त हुई है। तो ऐसा नहीं है, बड़ी अच्छी तरीके से प्रचार हो रहा। हमारा बूथ सेक्टर बड़ा मजबूत है और जिसका बूथ सेक्टर मजबूत होगा वो अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेगा। आपका नाम क्या है जनाब? मांगराम जाटव, पूर्व जिला अध्यक्ष बागपत। ब्राह्मण और जाटव की जोड़ी पार लगाएगी? जी सर, पहले 2007 में भी पार लगाया और इस बार 2022 में भी। उस समय 200 प्लस, अब की बार 300 प्लस। 2007 के आपने जिक्र किया, तो ब्राह्मणों ने 2007 में 17% वोट किया था, बाकी का वोट उनका दूसरी जगह गया था। इस बार देंगे वोट? इस बार जो 2007 में कमियां रही हैं उन्हीं को दूर करने के लिए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो यूपी दौरे पे निकले हैं, उसमें ब्राह्मण समाज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और आने वाले 2022 में ब्राह्मण समाज का नारा है कि 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसलिए आज दलित, ब्राह्मण, ओबीसी, पिछड़ा सब साथ लगे हुए हैं, अल्पसंख्यक, क्योंकि मुस्लिमों का जो उत्पीड़न हो रहा है आज, जो गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, जो दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, जो ओबीसी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, सब साथ मिलकर के और यहाँ से आने वाले समय का इंतजार है 2022 का, और यहाँ से बीजेपी को बाहर निकालने का मन बना लिया है। ये भाई साहब कह रहे हैं, आप लोग चूंकि बसपा के समर्थक हैं, 2017 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में बीएसपी बहुत ज्यादा कमाल इस इलाके में नहीं दिखा पाई आपके इलाके में, तो 2022 में क्या कारण होंगे कि बीएसपी चुनी जाएगी? सर देखिए, जो जातिगत राजनीति ये सत्ताधारी पार्टी ने की है, वो उस समय माहौल इस तरीके का, लेकिन अब सब समझ चुके हैं। नौजवान और जो यहाँ का मैन किसान वर्ग है, वो बहन जी की सरकार को बार बार याद कर रहा है और दोबारा वो चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए और हर वर्ग का इसमें उत्थान। इस नीति पर हम जो 2017 में कन्विंस नहीं हुए थे जो वोटर, उसको आप समझा पाए हैं ये बात? जो हमारा
वोटर पिछड़ा था और भटक गया था, वो दोबारा बहन जी के शासन को याद कर रहा है और दोबारा से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। बहन को आने वाली 5वीं बार मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। साहब आप नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद जाटव है, पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल। तो बीएसपी के जो नेता हैं वो उतनी उसमें प्रचार में प्रसार में नहीं रहते जो दूसरी पार्टियों के लोग रहते हैं। मतलब वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, चाहे वो किसी इकाई के भी रहे, बड़ा पोस्टर वोस्टर लगा के गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके काफिले लेके चलते रहते हैं। आप लोग हल्ला दिखावा ज्यादा क्यों नहीं करते? सर, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी रोड पे या कोई आंदोलन में यकीन नहीं करती है। हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ तक, हर गांव में, हर बूथ पे, हर अपने कार्यकर्ता से, हर वोटर से दुख सुख की जानकारी रखता है। इसलिए हमारे, आप ये भी जब कभी भी देखोगे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, उसके हाथ में एक पेन और एक नोटबुक होगी जिसमें सभी उस बूथ के तमाम वोटरों के फ़ोन नंबर होंगे, नाम होंगे, पूरा बायोडाटा होगा। इसलिए हमारा जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, ना कि इधर उधर की कोई राजनीति करते हैं। माननीय बहन जी के आदेश अनुसार जो भी समय समय पर काम मिलता है, अभी कौशिक जी ने बताया है, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, जैसे जैसे बहन जी का जो आदेश हुआ सेक्टर से लेकर बूथ तक का, वो हमारा सारा काम कंप्लीट है और हम तन मन धन से, हर मजबूताई से, हर हथियार से हम मैदान में कूदने के लिए तैयार है। मान जैसे ही आपके 22 में चुनाव मजबूती के साथ आप लगे हुए हैं पार्टी के, तो 2012 और 2017 में इतनी मजबूती नहीं थी क्या? उस समय आप क्यों नहीं कर पाए कुछ काम? तो 2012 में हमारे 200 कैंडिडेट ऐसे हारे थे जो 1000 वोटों से नीचे थे। रही सत्ता की आने जाने की बात, हम 5-4 बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बन चुकी हैं इस प्रदेश के अंदर, और 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही। सत्ता आनी जानी चीज है। बहुजन समाज पार्टी बाद में है, राजनीतिक पार्टी, लेकिन मिशन और मूवमेंट पहले है। इसलिए मिशन और मूवमेंट चलता रहेगा, वो कभी नहीं रहेगा। सत्ता आज है, कल नहीं है, इससे नहीं है। 22 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री की शपथ लेगी। अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल और ले आता हूँ। अखिलेश जी के बारे में क्या ख्याल है? आपके साथी भी रहे हैं पार्टी के थोड़े दिन के लिए। देखिए, अखिलेश जी के शासन में गुंडागर्दी हुई है और ज्यादा ही, मतलब जातिवाद का, गुंडागर्दी का चरम पे शासन रहा उनका। और हमारी सरकार में बहन जी के जो 2007 से 12 तक के जो शासन था, उसमें कोई भी गुंडागर्दी नहीं हुई है और बहुत अच्छे तरह से सुशासन चलाया बहन जी ने। तो फिर वो इतने बुरे थे तो गठबंधन क्यों किया था लोकसभा में? वो राजनीति है, ये जो भी हुआ। और फिर 2022 में कोई गठबंधन नहीं होगा। पोस्ट पोल चुनाव के बाद जरूरत पड़ गई साथी की। तो देखो, राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं है। ये बिल्कुल नेता वाली बात बोली इन्होंने, स्थायी नहीं है, और उसके बाद समीकरण बनेगी तो साथ जा सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। आपका क्या ख्याल है, आने वाला समय किसका? आने वाला समय बहन जी मायावती का है। और हमारी बहन जी की पार्टी जाति विशेष पे काम नहीं करती है। और ये जो अब प्रेजेंट में सत्ता है, ये हिंदू मुस्लिम पे कार्य कर रही है और हिंदू मुस्लिम फैक्ट पे जीती थी और अब जनता समझ चुकी है और बहन जी के कामों को भी देख रही है। हम बताते हैं कि आपने 3 सरकार आज तक बरती, सपा को भी बरता, कांग्रेस को भी बरता और भाजपा को और बसपा को भी। तो हमें वापस ये जवाब मिलता है कि बहन जी की सरकार सबसे अच्छी थी। इसलिए हमें पूरा मन है हमारा और हमें विश्वास है कि बहन जी की पार्टी आएगी। मैं कई मुसलमान क्षेत्रों में भी गया हूँ, मेरठ में, गाजीपुर में, कई जगह में घूमा हूँ। लोगों से मैंने बात की इस बारे में, खासकर कि मुस्लिम समाज का रुझान क्या है। तो मुसलमानों के बीच में ये भावना है, ये मैं आपको ग्राउंड से बता रहा हूँ, सामने बैठ के बता रहा हूँ, कि बहन जी ने कई मसलों पर, जैसे CNRC का मसला हुआ, उस पर आंदोलन हुआ, उसके बाद में दिल्ली के दंगे हुए और भी कई तरीके के उत्पीड़न हुए हैं। बहन जी ने फोर फ्रंट पे आके बहुत लीडिंग पोजीशन में जो विरोध जताना चाहिए था, उतना कड़ा विरोध नहीं जताया उन्होंने। देखिए, जिसकी सत्ता होती है, सत्ता की जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब सत्ता है बीजेपी की, तो बहन जी अगर विरोध कर देंगी तब भी उसका असर थोड़ा ना होगा। उसका असर चुनावी हो सकता है ना, कि ये आदमी मेरा नेता है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, उसका असर दिमाग तौर पे तो मतदाता के असर पे तो जाएगा। बहन जी तो समय समय पे बोली है। बहन जी ने तो जो समय पे, अब जब समय आएगा तभी तो बोला जाएगा। बगैर समय अगर बोलेंगे तो क्या फायदा। तो जब सरकार ना रहे तब चुप रहे? नहीं, चुप तो कोई भी नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता, बहन जी भी चुप नहीं है। तो 2022 में करने वाले हैं कमाल। 1000%। 1000%। 1000%। और वो EVM हैक कर लिए, गड़बड़ी कर दिए, फिर क्या करिएगा? EVM हैक अब हम नहीं कर सकते क्या? EVM हैक
आप कर देंगे? नहीं, ये चुनाव आयोग देख ले। ईवीएम हैंग का तो जो उनके पास फड्डा था उसका भी तो निकल चुका। क्या है वो बता दीजिए। ईवीएम से चुनाव होना ही नहीं है, पेपर से होगा। अब पेपर से होगा तो हम वहाँ बैठेंगे ईवीएम के पास। 2022 में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, आपको ये लगता है? ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, हम उनकी निगरानी करेंगे, ईवीएम की निगरानी करेंगे, लेकिन बटन कोई भी दबाइए, हाथी का निशान दबाइए, साइकिल का निशान दबाइए, पहुंच जाता है कहीं और। ये बहुत सारी खबरें आती हैं। चेक किया जाएगा उसको, चेक किया जाएगा सब चीज। वोट देना लाना तो एक काम है ही, वोट बचाना भी है, चोरी भी रोकनी है वोट की। देखिए, हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ईवीएम हैंग हुआ है। हम वोटरों के पास भी गए, वोटर कहता कुछ है, बाद में बताता कुछ है। वोट दिया है बीजेपी को, जो मेन था उसका हिंदू मुस्लिम फैक्ट था, ये और कुछ नहीं था। तो कुछ वोटर आपके भटक गए थे, चले गए थे छोड़ के? ये कंफर्म है, वोटर इस बार समझा लिया, वोटर समझ चुका। समझ चुके साहब? बिल्कुल समझ चुके जी, बीजेपी की नीतियों से समझ चुके। जो उसने सपने दिखाए थे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आम जनता के तो अच्छे दिन आए नहीं, मोदी के अच्छे दिन आ रहे हैं। पब्लिक परेशान है, महंगाई देख लो कितना, पेट्रोल डीजल रसोई गैस जो आम आदमी की जरूरत का सामान है वो सारा महंगा हो रहा है, सारा महंगा। और हमारा तो बागपत तो ये कृषि प्रधान जिला है, किसान परेशान है। जो सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ाया बहन जी ने बढ़ाया। वे लोग जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, बेशक हमारी पार्टी को वोट ना दें, लेकिन तारीफ करते हैं बहन जी की कि शासन बहन जी का बढ़िया था। मैं अभी कुछ किसानों से बात करके आया हूँ खेतों में, बात की मैंने किसानों के, उनसे जाके गन्ने के खेत में जाके, तो उन्होंने तारीफ की बहन जी के शासन की कि बहुत अच्छी शासन थी, लेकिन वो वोट देंगे जयंत चौधरी को क्योंकि वो उनकी बिरादरी का आदमी है। मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा, मैं अभी बात करके आया, तो उनका क्या कीजिएगा? देखो, कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जयंत चौधरी से भी जुड़े हुए हैं, जाट बाहुल क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है कि वे शासन भी देख रहे हैं कि शासन बहन जी का बढ़िया है या इसका बढ़िया, वे ऐसा कह रहे हूँ आपसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ परसेंटेज वोट ऐसा है कि वो बहन जी से ही खुश है और बहन जी को ही वोट देगा, जबकि उस बात को दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो विकास किया है वो बहन जी के शासन में हुआ है। कई उपलब्धियां बहन जी के शासन में, डिस्ट्रिक्ट जिला बहन जी ने बनाया है, उसके ऋणी है किसान। और किसानों का जो गन्ने का पेमेंट था वो टाइम पे आता, गन्ना बाहुल क्षेत्र है बागपत, किसानों का पैसा टाइम पे आता था। अगर बाई चांस टाइम पे नहीं दिया तो मैं ब्याज के उसको, मिल मालिक को मैं ब्याज के उसको देना पड़ा आम किसान को। तो इस बार जाट भरोसा करेंगे बहन जी पे? हाँ, कुछ हैं, काफी लोग में 12 में भी क्या था, कुछ लोग तो बीजेपी से भटक गए थे थोड़े से 2017 में 14 में, उन्होंने जो सपने दिखाए थे, हिंदू बन गए थे, हिंदू बन गए थे। हाँ, बस कैसे मान लो, अच्छे दिन आने वाले थे, पता नहीं मोदी क्या अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अब सब पता लगा कि अच्छे दिन हमारे तो आए नहीं, अच्छे दिन उसके आगे। वो तो मदारी है, मोदी तो मदारी है, बड्डू की बजाय लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, अगर थोड़ा सा आइए, सब लोग आ जाइए, जिसको भी बात करनी आ जाइए। आप चूंकि युवा भी हैं, तो युवाओं में बड़ा आजकल एक नाम चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? आजाद का? हाँ जी, बिल्कुल सुना। जानते हैं उनको? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे लगते हैं वो अभी जो उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में है, वो यहाँ पर जो दलित वोट है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो मजबूती है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर वो भीम आर्मी के संगठन को लेकर के चलते थे तब तक उनके साथ युवा जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज आप स्थिति देखेंगे तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है और मीडिया प्रभारी है वो बहुजन समाज पार्टी में उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनका यहाँ पर कोई भी जो युवा है अब उनके साथ में नहीं है। भीम आर्मी तक था तब तक ठीक है, लेकिन जब से उन्होंने पार्टी बनाई है वो दूसरे जो हमारी विरोधी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी को हराना चाहती है, उनके द्वारा लॉन्च किया हुआ एक प्रोडक्ट हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज पूरा युवा उनको इस तरीके से देख रहा है। युवा जो हैं वो जब उनकी रैली होती है, तो मैं मेरठ की रैली में उनके गया था और बहुत सारे नौजवान आए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी हमको इस आदमी पे भरोसा है। तो युवाओं का एक रुझान दिखता है आपको उनकी तरफ में? युवाओं का रुझान मैं बता रहा हूँ कि युवा बहुत सारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी में विलय हो रहा है। आप देखिए, सुजीत सम्राट जो रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो आज बहुजन समाज पार्टी में है। उसके बाद आप राहुल नागपाल देख लीजिए, वो पहले उसमें थे, आप बहुजन समाज पार्टी में हैं, मीडिया प्रभारी एज काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि युवा वहाँ पर जो जुड़ता है
वो जाता है पद के लालच में। आप देखिए अभी नई नई आजाद समाज पार्टी है, कोई भी युवा अगर आजाद समाज पार्टी में जाएगा तो उसको पद का लालच रहेगा, क्योंकि जो आज उसके साथ में स्कॉर्पियो घूम रही है और फॉर्च्यूनर घूम रही है, वो कहां से उसको लॉन्च की जा रही है, उसको कहां से वो सब पैसा मिल रहा है। मैंने सवाल पूछा आजाद से एक बार जब इंटरव्यू किया कि कहाँ से आती है, तो बोले कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो अपने आप लेके आते हैं, मेरे पास तो एक मोटरसाइकिल है। आप एक बात बताइए, उनके कार्यकर्ताओं से आप जाकर के मिलिए, और यहाँ नहीं, आप सहारनपुर में जाकर के देखिए 500 लोगों की तादाद में जो युवा है वो आज कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है जो संविधान के दायरे में रहकर के काम करती है। वो क्या करते हैं कि कहीं भी जाकर के युवाओं को जोड़ करके हंगामा शुरू कर देते हैं, और गैर जो संविधान के विरोध में जाकर के काम करते हैं उनको तो निकाल लिया जाता है, क्योंकि उनके पीछे जो बैक हैंड में पावर है वो बड़ी बड़ी पार्टियों की पावर है। लेकिन जो युवा है, जो गरीब युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ में केस लगे रहते हैं, और वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट करके अपनी फाइनेंशियली जो उसको आप मानते हैं कि दूसरी ताकत बीजेपी कांग्रेस किसने बढ़ाया उसको? ये मैं इस बात का मैं नहीं कह सकता कि कौन पार्टी उनको फंडिंग कर रही है, कौन पार्टी उनको लॉन्च कर रही है, लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो रहा है। एक आप बात बताइए, दलित नेता बोला जाता है चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन और पूरे प्रदेश 28-29 राज्य हमारे देश में है, क्या और पूरे राज्य नहीं वहां पर जाकर के राजनीति करें? लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी के सामने चुनाव लड़ने का किस तरह का उनका मकसद हो सकता है, ये बात सोचने की है, और ये बात आज सब लोग सोचते हैं। तो आजाद समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व है नहीं। बस ये है कि भीम आर्मी का संगठन है, उनमें कुछ लोग जुड़ते हैं, क्योंकि वो, मैं मानता हूँ इस बात को कि वो उन्होंने लोगों की आवाज उठाई, उन्होंने दबे कुचले लोग हैं उनके साथ में जाकर के समर्थन किया। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के दायरे में रह करके हम काम करें। ये बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता और बड़े मंत्री लेवल का कार्यकर्ता उसको मानता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी में बाबा साहब का तस्वीर लेकर के चलते हैं, माननीय काशीराम साहब की तस्वीर लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात करें तो उनके पास वो जीरो आइडियोलॉजी है। वो अपना राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहब की तस्वीर का यूज करते हैं और माननीय काशीराम साहब की तस्वीर का यूज करते हैं। बाबा साहब का ही लिखा हुआ संविधान है, वो कहते हैं कि देश में कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है, अधिकार दिया हुआ है। तो कोई दूसरा दलित नेता क्यों नहीं उभर सकता, ये बताइए। हमने तो ये कही नहीं कि उनको नहीं उभरना चाहिए, हम कहते हैं कि वो राजनीतिक पार्टी करें, लेकिन और बहुत सारे स्टेट है, उत्तर प्रदेश में ही बहन जी के सामने क्यों खड़े? और हम तो आज हम क्या कहते हैं, हमने ये कहा कि आप आजाद समाज पार्टी को हम खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसा कहा? वो आजाद समाज पार्टी बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ा होकर के अगर ये बात कहे कि चंद्रशेखर आजाद को आप कैसे देखते हैं, तो हम सिर्फ ऐसे देखते हैं कि वो यहाँ पर दलित वोट को तोड़ने के लिए किसी दूसरी पार्टियों का किया गया लॉन्च एक प्रोडक्ट है। बहन जी उनको अपने साथ ले आए ना, वोट बच जाएंगे, टूटेंगे नहीं। आप बहन जी उनको ले आए, आप मुझे एक बैनर दिखाइए जिसके तले बहन जी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया हो। आप एक बात बताइए, बहन जी ने वो जीवन संघर्ष किया जब बहन जी पैदल चल चल के अपनी यात्राओं को काम करती थी। बहन जी कोई भी 2 साल का आदमी आया और उसको जाकर के बहुत बड़ी कमान संभाल दे, ठीक है, बहन जी को उसको आना चाहिए था, पहले तो उसको संवैधानिक दायरे में। बहन जी आप एक बात को समझिए, बहन जी अपने घर पर बुला करके मंत्री को निष्कासित कर देती है जब वो संवैधानिक गतिविधियां अगर विरोधी होता है, ये बहन जी करते हैं। बहन जी का ये बहुत स्ट्रिक्टली आयरन लेडी बहन जी को इसलिए कहा जाता है कि वो स्ट्रिक्टली रूल अपने उत्तर प्रदेश में रखती है। जब एक पर्सन गैर संवैधानिक तरीके से अगर आंदोलन कर रहा हो, गैर संविधान तरीके से लोगों के साथ में केसेज लगवा रहा हो, तो वो बहन जी उसको कैसे वो दे सकती है अपनी पार्टी में जगह? आप इस बात को सोचने की जरूरत है। पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती, हमारी पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि जो भी वो काम करते हैं वो गैर संवैधानिक तरीके से होती है, और वो लोगों के अपने आप को बस राजनीतिक फायदे के लिए अपने आप के साथ में संगठन को लेकर के चलते हैं, और चंद्रशेखर का कोई मकसद नहीं है। ये आपका मत है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खासकर अगर बीएसपी की हम बात करें तो बीएसपी में नेता शामिल नहीं किए जाते, भगाए जाते हैं, मतलब उनको निकाल दिया जाता है पार्टी से, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। अभी आपके जितने विधायक थे उसमें से भी 12-13 विधायकों को निरस्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। जबकि हम दूसरी पार्टियों में देखते हैं कि वो चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो, चाहे किसी भी छवि का व्यक्ति हो, पार्टी में ले आते हैं उसको और फिर सरकार भी बना लेते हैं, अपने सारे काम करते हैं। तो बीएसपी बाकी लोगों को अपने साथ शामिल क्यों नहीं करती है? नहीं, जो बीएसपी है वह अनुशासित पार्टी है। यदि अनुशासन में नहीं रहते तो बैंक की बर्दाश्त नहीं करती, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है।
लेकिन राजनीति तो फिर बाहर के रास्ता दिखाने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं हो रहा है। और बतेरे बहन जी जो है विधायक बनाती है, जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको टिकट देकर उनको विधायक बनाती है। ऐसे भी है जो समाज के जो चुनाव नहीं लड़ते उनको भी राज्य मंत्री बनाती है वो। लेकिन जो अनुशासित में रहता है वो पार्टी में जो अनुशासित नहीं रहता उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो दिलचस्प चर्चा चल रही है, उत्तराधिकारी की भी बात कर लेते हैं। बहन जी के बाद कौन? देखिए, ये तो माननीय बहन जी का निर्णय होगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो माननीय बहन जी के निर्णय को फॉलो करते हैं और उसी के मिशन को देखते हैं। जो बहन जी अगर आकाश आनंद को कमान दे देती हैं किसी तो आपको स्वीकार होगा? हम स्वीकार करेंगे किसी को भी। तो परिवार की पार्टी परिवार है, चाहे मिशन का कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी पे भी बहन जी फोकस करेगी, हम लोग उसे फॉलो करेंगे। और अगर काशीराम साहब का उदाहरण ले तो जी, उनका उदाहरण लें कि परिवार से अलग होके, बहन जी तो उनके परिवार की नहीं थी, उनको उन्होंने सम्मान दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगर वो बहन जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को करती हैं तो इससे एक गलत संदेश नहीं जाएगा? देखिए, ऐसा है, मान्यवर काशीराम साहब, मान्य बाबा साहब आदि अनेकों महापुरुषों ने समय समय पे अपने दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन समय के अनुसार उन दिशा निर्देशों में आने वाले महापुरुषों ने उन्हें फॉलो करते हुए कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी करे हैं। परिवार, पूरा बहुजन समाज पार्टी एक परिवार है। उसी परिवार में आनंद जी भी हूँ, उसी परिवार में मैं भी हूँ, उसी परिवार में ये भाई, तो हम लोग एक ही परिवार में। एक ही परिवार में किसी को थोड़ा ज्यादा सम्मान, किसी को थोड़ा कम? नहीं, सम्मान को कम और ज्यादा होता ही नहीं। परिवार में ये लोग तो हम महसूस करते हैं किसी ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। मेरा बड़ा मानना है कि अगर हम किसी मिशन में दिल से जुड़े हुए हैं उसमें छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं। हम चाहे किसी भी पद बना रहे, आराम से फॉलो करते रहेंगे पार्टी को। ये नहीं है कि एक बड़ा आदमी आएगा जब भी हम फॉलो करेंगे, नहीं। तो हमारा तो ये है कि मिशन जो है, परिवार जो है बहुजन समाज पार्टी का, पूरे सर्व जन समाज के साथ जुड़ के, और हम लोग ये फोकस किए हैं कि माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। एक और सवाल है कौशिक साहब आपसे लूंगा मैं कि 2007 में जब बार बार ये उदाहरण दिया जाता है कि ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ आया और सरकार बनाई, 17% उनका वोट उनको मिला उस समय के हिसाब से, लेकिन उस समय योगी और मोदी जैसे हिंदुत्व की चुनौती नहीं थी। उनके सामने राम राज्य का, हिंदू राष्ट्र का ऐसा कोई सपना नहीं था, ऐसी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी जो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन अभी सवर्णों के पास, खासकर ठाकुर ब्राह्मण बनिया के पास में हिंदू राष्ट्र और योगी का, मोदी का एक ऐसा चेहरा जिसकी ब्रांडिंग हिंदुत्व की है, तो अभी क्या वो उस मोह को छोड़ के बहन जी के पास आ पाएगा? बिल्कुल। अभी आप देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें पूरे उधर वेस्टर्न में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनकी आप रैली देखिए, कग रैली में कई कई हजार लोगों का जन सैलाब आ रहा है। और ये जन सैलाब आ रहा है कि 2022 में पूरा ब्राह्मण समाज बीएसपी को सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर 2007 की जो चुनाव की बात देखें, 2012 में हम चुनाव डिबेट करके हार गए, लेकिन हमें 2007 में जब हमने पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट की सरकार बनाई, 2012 में हमारा वोट परसेंट और बढ़ा। 2017 में हम डिबेट करेंगे, लेकिन हमारा वोट परसेंट वहाँ पे भी बढ़ा है। चूंकि कैंडिडेट हम हर में पूरे उत्तर प्रदेश में हम कहीं ना कहीं बहुत थोड़े थोड़े फासलों पे हारे हैं। और जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, आज इस गवर्नमेंट में जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, इसमें करीबन 780 हत्याएं ब्राह्मणों की हो चुकी है। और इन हत्याओं से ब्राह्मण समाज बड़ा दुखद है। और इसी इन घटनाओं को लेकर ना मोदी ने, या योगी ने, ना इनकी सरकार के किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई अपनी टिप्पणी नहीं करी। आज अगर हम देखें तो ब्राह्मण चेहरे हमारे बहुत हैं। अभी आपने देखा होगा, ऊर्जा मंत्री कौन है बताइए आप? ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा। ये क्या हास्य है इनका, आप ये बताइए। सरकार के अंदर हमारे कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, ब्राह्मण समाज से हैं, हमारे साथ बीएसपी में ही थे, लेकिन आज उनका औचित्य क्या है? वहाँ कोई अपनी जबान से बोल ही नहीं रहा। आपने देखा होगा, ना ब्रजेश पाठक की कोई स्टेटमेंट कहीं आ रही है, ना श्रीकांत शर्मा जी जो इन्होंने प्रवक्ता बनाए थे अपने, ना उनकी कहीं स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों को हाशिए पर लाकर रख दिया है। और ब्राह्मण समाज इसका इनका भुगतान करेगा 2022 के चुनाव में। तो ब्राह्मणों को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन ये उस मुद्दे पे कितना काम कर रही है ये बहुजन? चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो सबको चाहिए, किसे नहीं चाहिए? आपको चाहिए? सबको चाहिए हिंदू राष्ट्र।
हिंदू राष्ट्र की तो हम मुखालफत करने वाले लोग हैं। नो, नो, हम तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना नहीं चाहिए, संविधान से पहले वाला देश होना बहुजन चाहिए। समाज पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहीं भी खिलाफत नहीं करती। और अभी जो आप पूछ रहे थे, हमारे भाई से क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहन जी हर मुद्दे पे बोलती है, हर सिस्टम पे बोलती है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या NICA का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे बहन जी ने ट्वीट किया है, हर मुद्दे पे बहन जी बोलती है। आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें बहन जी ने अपनी टिप्पणी ना दी हो, जिस मुद्दे के खिलाफ माननीय बहन जी ना बोली हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे पे बोलिए। किसान अभी धरना धर रहे थे, उस मुद्दे पे भी किसान बहन जी ने उसमें अपना ट्वीट दिया। तो जो आपके, अगर इस शब्द को मैं कैच कर लूं और उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं, तो जो ब्राह्मण BSP के साथ हैं वो भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। अरे हिंदू राष्ट्र, हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो है ना, भारत है, हाँ भारत है। और भारत में सबसे पहले ये कोई है कि भाई हिंदू राष्ट्र, अगर ये लोग जो बीजेपी अपनी मोनोपोली चला रही है, जिस उस पर में ये मांग रही है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बना रहे, ये एक सिर्फ कुछ नहीं है, प्रोपगंडा दिखा रहे, कुछ नहीं करेंगे ये। अभी जो 18-28 है, इनके साथ में जुड़ा था युवा वर्ग, आज वो सारा युवा वर्ग फाइल देगा अपनी काक में, रोड पे इंस्पेक्टर बना घूम रहा, कुछ नहीं है। इन्होंने के जुमला देखोगे आपने, अमित शाह ने भी कहा ये तो जुमला है, 15 लाख किसको मिलेंगे, MA ग्रेजुएशन पकोड़े तल लो, तो इस तरह के जुमले बताते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में मोदी की रैली हुई अभी 3 दिन पहले, आपने वो भी देखा होगा, रैली के अंदर क्या आशिया, सब कुर्सी खाली पड़ी थी, क्योंकि लोग इनकी मोनोपोलिसी को समझ गए हैं। हर आदमी गरीब है, तेल हर आदमी को चाहिए, खाने की सिस्टम हर आदमी को चाहिए, रसोई के लिए चूल्हा हर आदमी को चाहिए, तो ये हर आदमी की है। मैं नहीं कह रहा कि भाई बीजेपी वाले, इसमें तो सभी लोग हैं, महंगाई सबके लिए बराबर है, लेकिन ये लोग खामोश है, सबको पता है। वो कहते हैं ना, तकदीर के गम दुनिया के सितम हर हाल में सहने पड़ते हैं, और शिकवे भी जुबां पर आते हैं, खामोश ही रहना पड़ता है। जितने बीजेपी के लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या कोई नेता हो, सबको पता है अब महंगाई हो रही है, महंगाई के खिलाफ ये लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये खामोश है, नहीं बोल सकते। दर्द सबको है, मतलब दर्द सबको है, लेकिन वो है ना खामोश है, नहीं बोल पाएंगे, चूंकि खामोश नहीं देख रहे। आप दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री बताइए क्या की स्टेटमेंट है इनकी, श्रीकांत शर्मा को आप देखिए, कानून मंत्री जो कानून का रक्षक है, उसकी कई स्टेटमेंट आपने किसी ने सुनी हो 5 साल के अंदर, तो इन्होंने ब्राह्मणों को हाशिए पे कर दिया। और जो लोग आज इस पद पे हैं, वे भी इस बारे में जान रहे हैं कि उनकी आज हैसियत क्या है। ऐसा सिस्टम बहन जी ने अपने शासनकाल में दिया था, हर बिरादरी से मंत्री बनाया, हर बिरादरी को सम्मान दिया। आज इन्होंने किन किन बिरादरी के यहाँ सम्मान है, यहाँ तो सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान ही अपमान है, और यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान इसमें भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अभी कौन बचा है जिससे बात करनी है? आपसे बात करनी है? ठीक, आप रुको एक बार, मेरे को इनसे बात कर लेने दीजिए। रेडी, चल रहे? आपका नाम क्या, नाम बताइए। मैं रविंद्र कुमार कश्यप, मंडल कोऑर्डिनेटर, मिनट मंडल, बहुजन समाज पार्टी। यहाँ आप काम देखते हैं BSP का, तो मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि आप गैर जाटव जाति से संबंध रखते हैं, खासकर OBC और गैर पिछड़ी जो जातियां हैं, अन्य पिछड़े उसमें जो जातियां हैं, उनके फैक्टर कितने काम करेंगे? क्या जो नॉन जाटव वोटर है उसको उसकी जाति का नेता दिया जाएगा, उनको ज्यादा सीटें दी जाएंगी क्या? नहीं, हमारी पार्टी में क्या है, बहन जी एक नारे पे चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन जी केवल ये नहीं है कि एक ही जाति के पीछे लगती है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को मानती है, हर बिरादरी को बराबर सम्मान देती है। मैं अपने समाज की बात ले लूँ कि मेरे समाज में एक BDC मेंबर से लेके, एक बूथ सेक्टर से लेके राज्य मंत्री, MLC, राज्यसभा सांसद बनाने का काम माननीय बहन जी ने किया है। और आज मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मुझे एक मंडल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम बहन जी ने किया। बहन जी की पार्टी में ये नहीं है कि कोई जाट बिरादरी है, ब्राह्मण बिरादरी है, या SC है, OBC है, दलित है, कुछ नहीं है। बहन जी सबको सम्मान लेकर चलती है, सबको सम्मान देती है, और इसी वजह से बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो सर्व समाज साथ में है? बिल्कुल बिल्कुल सर्व समाज साथ में। 35,000 वोट मेरे विधानसभा 50 जनपद बागपत में छपरोली पड़ती है विधानसभा 50, उसमें 35,000 वोट मेरे कश्यप समाज के, और मैं अपने कश्यप समाज की तरफ से पूरा अपने दावा करता हूँ कि 35,000 की 35,000 वोट अपनी बहन जी को देने का कार्य करूँगा। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपी के बड़ौद से, और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का दावा है कि 2022 में वो 5वीं बार फिर से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। और लोगों का कहना है कि बहन जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसमें सर्व समाज के लोग हैं, और सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये चर्चा जो हुई, इसके बारे में आपकी क्या राय है, वो लिखे, कमेंट में लिखे, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे
सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे अपील है कि चैनल सब्सक्राइब करें और जब चुनाव आए तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।